हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि एक एटम को हम स्फेरिकल मान के चलते हैं। उसके सेंटर पे होता है क्या? न्यूक्लियस। उसके सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा होता है इसके ऑर्बिट में। ठीक है। अब देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। अब एक टर्म आता है एटॉमिक नंबर। एक टर्म आता है एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है। और यदि एटम न्यूट्रल है तो उसमें ये इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। दूसरा एक टर्म आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है। इसको हम लोग बेटर बेटर टर्म में हम लोग इसको मास नंबर भी बोलते हैं। मास नंबर। और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इस ये किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन पी के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन के। देखिए, अब हमने यहाँ से देखा था कि नंबर एटॉमिक नंबर जो था वो इक्वल था नंबर ऑफ प्रोटॉन पी के। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि जेड इक्वल है पी के। अब वहां से यदि हम लोग ए को यदि हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू पी के जगह पे हम लोग जेड प्लस एन लिख सकते हैं। यदि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ए माइनस जेड। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एक एटम को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? सिंबल ऑफ एन एटम। ठीक, मान लेते हैं हम लोग कोई एटम एक्स है। ठीक है। और इसके हम लोग यहाँ पे नीचे साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में हम लोग लिखेंगे एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? मास नंबर। इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको जेड से। इसलिए हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक्स जेड और यहाँ पे ए। ठीक है। अब नेक्स्ट एक टर्म हम लोगों ने अभी पीछे क्या देखा कि जेड एटॉमिक नंबर है, ये इक्वल है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम लोग जेड को इक्वल रख देते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और इसको इक्वल रख देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और ए मास नंबर किसके इक्वल होता है? जेड प्लस एन के। ठीक है। मान लेते हैं हम कोई एटम कैल्शियम लेते हैं, उसका कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है यहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड 20 और मास नंबर 40। अब हमें यहाँ से पूछ दे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो हम क्या बताएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा? जेड के। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 20। यदि हमें पूछ दे नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा इसके लिए? 20। यदि हमें पूछ दे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? एन। एन इक्वल टू होता है ए माइनस जेड। तो हम लोग ए इसका कितना है? ये ए है 40 और जेड कितना है? 20। तो क्या करेंगे? 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। ऐसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि एक है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। इसका मास नंबर कितना होता है? 40। तो हम लोग क्या लिख बोल सकते हैं यहाँ से? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 18 क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 18 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? वो भी 18 हो जाएगा। मास नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर कितना हो जाएगा इसका? 40। मास नंबर को हम लोग ए से दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर जेड कितना है? सॉरी, जेड कितना है? 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि हमें पूछे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा ए माइनस जेड। ए कितना है? 40। जेड कितना है? 18। तो ये हो जाएगा 22। 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें। देखिए, अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। देखिए, इसमें सबसे पहला है, सबसे फर्स्ट लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
ये क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ से देखिए हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट ए प्लस बी यदि मिल करके सी कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई दो रिएक्टेंट ए प्लस बी मिल करके सी कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो जो मास यहाँ पे रिएक्शन से पहले होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के, इसके मास के इक्वल, मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे ना तो कोई लॉस हुआ है मास का, ना ही कोई मास का क्रिएशन हुआ है, ना ही मास लॉस हुआ है, ना ही मास यहाँ पे फॉर्म हुआ है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसको 1774 में, इस लॉ को 1774 में लेवुजियर ने दिया था। ठीक है, अब देखिए और दूसरा इसमें हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एक और हम इक्वेशन लेते हैं जैसे कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, इसको हीट किया, एक क्लोज्ड कंटेनर में हम इसको हीट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बोलता है जितना हमने रिएक्टेंट में मास लिया था वही मास हमें प्रोडक्ट में भी मिलेगा। ये भी, ये दोनों का भी मास कितना होगा, 100 ग्राम होगा। अब देखिए इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने एक रिएक्शन में, हमें CaCO3 को हीट करना था, हमें CaCO3 को हीट करना था, हमने 100 ग्राम CaCO3 को लिया, इसको हीट किया, इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, तो इसका वेट बताओ कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना होगा। देखिए इसको हम लोग सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा करके बना सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, जितना हम रिएक्टेंट का मास लेंगे उतना ही मास कितना होगा, उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। तो मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या, जो मास कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, जो मास कैल्शियम कार्बोनेट का होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के इक्वल। मतलब देखिए हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होगा। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 100। हम मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, हम लोग मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मास m है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ है, 44। तो यहाँ से m को यदि सॉल्व करेंगे तो 56 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 56 ग्राम यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड लॉ की, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शंस, डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, देखिए इसको जो है जोसेफ प्राउस्ट ने 1779 में दिया था। ठीक है, ये लॉ क्या बोलता है कि कोई भी कंपाउंड का, क्या बोलता है ये, कोई भी एक कंपाउंड है उसका केमिकल कंपोजिशन जो होगा हमेशा फिक्स्ड होगा, केमिकल कंपोजिशन जो होगा वो फिक्स्ड होगा, केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड होगा। इसका मतलब हम इसको कहीं से भी लें, फ्रॉम एनी सोर्स, फ्रॉम एनी सोर्स हम इसको ऑब्टेन करें, या फिर कोई भी मेथड से हम इसको बनाएं। ठीक है, या फिर कोई भी मेथड, ऑब्टेन फ्रॉम एनी मेथड, फ्रॉम एनी मेथड, इसको हम कोई भी सोर्स से लेंगे या फिर कोई भी मेथड के थ्रू बनाएंगे, उस कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहेगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट को लेते हैं, तो इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा इसमें देख सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, डायमंड से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा करके भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर भी केमिकल कंपोजिशन, ये कार्बन का 12 ग्राम होगा और यहाँ पे इसका 32 ग्राम होगा, ये रेशियो होगा 12:32, और यहाँ पर भी 12:32। देखिए रेशियो कहीं से भी हम लेंगे, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड दिल्ली का लें, चाहे हम मुंबई का लें कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा कंपोजिशन जो होगा वो फिक्स रहेगा, 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये बोलता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल
प्रोपोर्शंस। ये जो दिया गया था 1804 में दिया गया था, इसको डाल्टन ने दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा बात बोलता है कि हम कोई भी दो एलिमेंट ए और बी मिला करके, हम कोई भी दो एलिमेंट ए और बी मिला करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, AB2, AB3, AB4, या फिर मतलब जो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाता हो, तो उसके एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास यदि हम लेंगे, एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास के लिए बाकी जो दूसरा कंबाइनिंग एलिमेंट है, इसका जो रेशियो होगा ये सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के दो कंपाउंड बनाता है, कौन कौन सा? एक H2O, दूसरा H2O2। देखिए यहाँ पे दोनों केस में क्या है, हाइड्रोजन का मास क्या है दोनों केस में, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 ग्राम फिक्स्ड है। तो वो बोलता है कि यदि हम हाइड्रोजन का फिक्स्ड मास लें, एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास लें, तो दूसरा जो कंबाइनिंग एलिमेंट है उसके मास का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे ऑक्सीजन का वेट यहाँ पे कितना होगा, 16, और यहाँ पे कितना होगा, 32। इसका रेशियो 1:2, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। नेक्स्ट दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेकर मिल करके कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं, N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5 भी बनाता है, हम यहाँ पे नीचे नहीं लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है इसलिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन का एक का एलिमेंट, एक कोई भी एक एलिमेंट का मास हम फिक्स रख रहे हैं, नाइट्रोजन का मास हम फिक्स रख रहे हैं, तो बाकी जो दूसरे का एलिमेंट, जो दूसरा एलिमेंट कंबाइनिंग है उसका मास का रेशियो लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 32 है, यहाँ थर्ड वाले में 48 है, यहाँ पे 64 है। ये बोलता है कि एक का यदि मास फिक्स लेंगे तो बाकी दूसरे जगह पे मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, जिसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2:3:4 है। ये बोलता है कौन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। हम लोग नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। देखिए ये लॉ क्या बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट ए और बी, थर्ड एलिमेंट सी के साथ कंपाउंड बनाता है, इसका मतलब ए भी सी के साथ कंपाउंड बनाता है और बी भी सी के साथ कंपाउंड बनाता है, तो थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के लिए क्या बोलता है ये, थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के लिए, थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के लिए ए और बी जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे, उसी रेशियो में जब ए और बी आपस में कंबाइन करेंगे तो रेशियो, यहाँ वाले रेशियो और यहाँ वाला रेशियो सेम होगा। इसका मतलब देखिए हम लोग एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये चीज़ें एक अच्छे एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी कंबाइन होता है आपस में, क्या बनाता है, H2O। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन बनाता है, होता है क्या बनाता है, CO2। यदि हम यहाँ पे रेशियो लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन का वेट यहाँ देखेंगे हम लोग, कार्बन का वेट कितना है 12, ऑक्सीजन का वेट, एक ऑक्सीजन का वेट 16, दो ऑक्सीजन का वेट 32, यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट 16। क्या बोलता है ये कि सी के फिक्स्ड वेट के लिए, सी का वेट जो सी ऑक्सीजन है उसका वेट हमें क्या करना है, फिक्स्ड। सी के फिक्स्ड वेट के लिए देखिए यहाँ पे सी का वेट कितना है 12 और यहाँ पे कितना है 32, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 16। सी का वेट हमें सेम रखना है, तो फिक्स रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं 4:32, इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बोलता है कि सी के फिक्स्ड वेट के लिए, देखिए हमने सी का वेट को फिक्स्ड कर दिया 32, तो अब जो कार्बन और हाइड्रोजन का वेट का रेशियो होगा, क्या होगा, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का वेट का रेशियो 12:4, मतलब 3:1। जो यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का वेट का रेशियो होगा, वही रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का तब होगा जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, CH4। तो कार्बन का वेट कितना 12, हाइड्रोजन का वेट कितना 4, ये कितना हो जाएगा 3:1। ये बोलता है कि वही, या तो देखिए यहाँ भी 3:1 आया, सॉरी यहाँ पर भी 3:1 आएगा, यहाँ पर भी 3:1 आया, यहाँ पर भी 3:1 आया। ये लॉ बोलता है कि ये रेशियो और यहाँ वाला रेशियो या तो सेम होगा या फिर उसके मल्टीपल में होगा।
ये रेशियो 3:1 3:1 इक्वल भी हो सकता है या फिर इसके मल्टीपल में भी हो सकता है। जैसे कि वो 3:1 आया, ये हो सकता है कि 6:2 हो या फिर 6:1 हो, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए हम एक दूसरे एग्जांपल से भी इसको देखते हैं। जैसे कि सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? SO2। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के बनाता है SO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और सल्फर मिलकर के क्या बनाता है? कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए हम यहाँ पे यदि वेट देखेंगे, यहाँ पे सल्फर का वेट कितना है? 32। ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32। यहाँ पे कार्बन का वेट कितना है? 12। ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32। यदि हम इसका देखिए यहाँ पे C का वेट फिक्स्ड है 32, दोनों के लिए 32 है, मतलब सेम है। तो फिर हम यहाँ पे सल्फर और कार्बन का यदि रेशियो निकालेंगे, कितना होगा? 32:12। अब दूसरा हम यहाँ पे ये दोनों जब आपस में कंबाइन कर रहा है तो यहाँ भी रेशियो निकाल करके देखेंगे। कार्बन का वेट यहाँ पे 12 है और सल्फर का वेट 64 है। देखिए यहाँ पे जो रेशियो आएगा ये क्या आएगा? ये रेशियो आएगा 3:16। और यहाँ पे जो रेशियो आएगा ये क्या आएगा? 4 से 8:3। 8:3। देखिए ये जो है, हमने यहाँ पे सल्फर और कार्बन का रेशियो लिया है और यहाँ पे कार्बन और सल्फर का रेशियो लिया है, इसलिए इस टाइप से आया है। तो हम दोनों को एक टाइप से कर लेंगे। कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:8। एक क्या है ये? एक यहाँ पे कार्बन और सल्फर का रेशियो कितना आया? 3/8। और यहाँ पे कितना आया? सॉरी, यहाँ पर आया था 3/16 और यहाँ पे कितना आया था? 3/8। अब यदि हम देखेंगे कि यहाँ से इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट केस, इसको मान लेते हैं हम, यहाँ इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन और सल्फर का जो पहले फर्स्ट केस में जो रेशियो आया था वो जो है डबल है किसके? कार्बन और रेशियो का, कार्बन और सल्फर का जो वेट आया था, वेट का जो रेशियो आया था सेकेंड केस में। ठीक है, हम लोग इस टाइप से वही ये लॉ वही बोलता है कि यहाँ से जो आने वाला वेट का रेशियो होगा वो इस रेशियो की या तो इक्वल होगा या फिर उसके मल्टीपल में होगा। अब नेक्स्ट